हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 7, जिसमें हम फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल। बॉर्न 1841 इन फ्रांस। फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ था फ्रांस में। इनका पूरा नाम है हेनरी फ्यूल। गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की 1860 में। इन्होंने इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया कोल माइनिंग कंपनी में। फिर उस कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने 1888 में। इनको मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स का फादर भी कहा जाता है, यानी कि जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। अब वो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में, तो छोटे छोटे टास्क में बांटना। फिर उन टास्क को अलग अलग एम्प्लॉयज़ में उनकी कैपेबिलिटी और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बांटना। यानी कि एक ही पर्सन पर सारा बर्डन ना थोप कर अलग अलग एम्प्लॉयज़ में छोटा, उन बड़े टास्क को छोटा करके यूनिट्स में उन एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स डिसीजंस लेने की पावर, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। क्योंकि अगर हमने अगर हमारे ऊपर कोई काम आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारे ऊपर ही आएगी, तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसका ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, इसका रिजल्ट भी बेकार आएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट्स का टारगेट दिया कि तुम्हें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 1 वीक में। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हें भाई इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सके। तो फिर उसमें उसकी क्या गलती होगी? अगर वो अपना टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस है ही नहीं ना। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई बैलेंस है ही नहीं। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी है ही नहीं, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलना चाहिए। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करके चलेंगे तो हमारा जो वर्क है वो सिस्टमैटिकली होगा और हम अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि 1 बॉस और 1 ऑर्डर, यानी कि एक बॉस एक टाइम पर एक ही ऑर्डर देगा एक एम्प्लॉय को। यानी ये नहीं है कि काफ़ी सारे बॉस मिलके एक ही एम्प्लॉय को काफ़ी सारा काम दे दें, नहीं। 1 टाइम 1 बॉस, एक टाइम पर एक ही बॉस होगा जो कि ऑर्डर देगा एक एम्प्लॉय को। क्योंकि अगर अलग अलग बॉस एक ही एम्प्लॉय को काम देंगे, सपोज कीजिए 5 बॉसेज ने एक एम्प्लॉय को वर्क असाइन किया। 5 बॉसेज ने, 3 बॉस हैं और एक है एम्प्लॉय। इसने भी कहा मेरा काम कर, इसने भी कहा मेरा काम कर, और इसने भी कहा मेरा काम कर। तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। और इसमें क्या है कि ईगो भी हर्ट होगी इन तीनों की। और इसके लिए क्या होगा? कन्फ्यूज़न बढ़ेगी कि इसका काम पहले करूं या इसका काम पहले करूं या इसका काम पहले करूं। अगर इसका काम पहले कर दिया तो ये चिढ़ जाएगा, अगर इसका काम पहले कर दिया तो ये चिढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ईगो क्लैशेस होंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, एक टाइम पर एक ही बॉस होगा जो कि एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा। ओके, ये होगा 1 बॉस एट 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। यहाँ पे क्या है? 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान, कि एक यूनिट का मतलब होगा एक प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स 1 डायरेक्शन। यानी कि सारे जो मेंबर्स हैं या फिर सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना, उनको एक ही डायरेक्शन में मोटिवेट करना। दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। क्या है वो डायरेक्शन? की हमें वो जो कॉमन गोल है उसको अचीव करना है।
एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग जो प्रोड्यूस करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, कोई कॉस्मेटिक ले रहा है, कोई मेडिसिन्स है, कोई कॉन्फेक्शनरी है, तो ये आइटम्स हैं, 3 आइटम्स। ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट एंड इट्स ओन बिजनेस एनवायरनमेंट, हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी अपनी अलग मार्केट होगी और अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा उसका खुद का। ईच डिवीज़न मस्ट प्लान इट्स टारगेट एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द डिवीज़न मस्ट पुट हिज एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ प्लान ऑफ देयर डिवीज़न अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली। तो क्या होगा कि अपने जो भी इस को प्रोड्यूस करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे एक हेड के अंदर, उनका सबका कॉमन गोल अलग होगा, इनका कॉमन गोल एक होगा, मतलब अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, मतलब गोल क्या होगा, कॉमन होगा, उसको अचीव करने के लिए डायरेक्ट करना एक हेड के द्वारा। ये क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब मिलकर एक ही गोल को हासिल करने के लिए मेहनत करें। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है उससे बढ़कर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अहमियत दें। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने खर्चे कम करने होते हैं, और ऐसे में अगर एम्प्लॉय जो है वो ये सोचे कि भाई मैं तो अपनी सैलरी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, तो ये गलत होगा। यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे उसकी नीड है अपने आप को फिर से उसी लाइन में लाने के लिए, उसमें प्रॉफिट लाइन में लाने के लिए एम्प्लॉय को भी सेक्रीफाइस करना होगा। If individual's objective is to earn more remuneration and organization is going through the situation of financial crisis, अगर कोई व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिम्यूनरेशन ले, लेकिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, एंड हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कटिंग डाउन द एक्सपेंसेस, और उसको ना खर्चे कम करने पड़ेंगे तो एम्प्लॉयज़ की रिम्यूनरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। In this situation, the individual must sacrifice his interest, as when organization will come out from financial crisis, then he can achieve his objective. तो इसमें क्या है कि उसको अपना जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंपनी के लिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जनरल के लिए, यानी कि कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर से प्रॉफिट को अचीव कर सके और तभी वो एम्प्लॉय उस अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सके रिम्यूनरेशन वाले। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का ड्यूटी बनता है कि वो सेक्रीफाइस करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अब यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव दैम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी और उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग फेयरली रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कराना। ये नहीं है कि हम उनमें बायसनेस दिखाएं, नहीं, उनको फेयर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कराना उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट देंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of authority और power in few hands at top level। इसमें क्या होता है कि पावर किसी एक पे होती है या फिर कुछ ही हाथों में होती है, जैसे कि टॉप लेवल पे हुई पावर, तो यहाँ पर पावर कुछ ही हाथों में होती है या फिर एक पे होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर हम बांट देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेंट्रलाइजेशन में तो पावर होती है टॉप लेवल के हाथ में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग लेवल्स पे। तो ये होती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये देखते हैं कि कितने अच्छे हैं और कितने नहीं। बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना भी अच्छा नहीं होता है।
अकॉर्डिंग टू फ्योल अ कंपनी मस्ट नॉट कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। फ्योल के अकॉर्डिंग कंपनी को ना तो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर पर। तो इन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन लेके चलना चाहिए। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसमें क्या होता है कि एक चेन को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना। फॉर एग्जाम्पल, ये होता है टॉप लेवल, ये मिडिल और ये लोअर। तो इसमें स्केलर चेन में क्या होता है कि टॉप लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं, वो डेलीगेट करेगा अथॉरिटीज़ स्टेप बाय स्टेप, वो या फिर अपने इंस्ट्रक्शंस, वो अपने ऑर्डर्स देगा। तो ऑर्डर्स पहले वो मिडिल लेवल पर देगा, फिर उसके बाद वो मिडिल लेवल लोअर लेवल पे पहुंचाएगा। तो ये एक स्टेप फॉलो हो गया। ये नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया, फिर उस यहाँ पे स्टेप्स को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सजेशंस देने हैं लोअर लेवल से, लोअर लेवल यानी कि सबऑर्डिनेट लेवल जो है वो सजेशन देगा, तो ये मिडिल लेवल को देगा। या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम रखनी है तो मिडिल लेवल के सामने रखेगा मिडिल, फिर उसके बाद ये टॉप के सामने रखेगा मिडिल वाला। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक चेन फॉलो करनी पड़ती है। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाना और लोएस्ट टू हाईएस्ट पे जाना, लेकिन चेन बाय चेन। फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल का कहना है कि फ्योल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस चेन के अकॉर्डिंग पास होनी चाहिए। ये चेन के अकॉर्डिंग ही जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पास होनी चाहिए, कोई भी की को स्किप किए बिना। ओके, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल ऑफ ई वॉन्ट्स टू टॉक ओ, he means to move through E, D, C, B, A, L, M, N। इसको एक स्ट्रक्चर से समझाऊं तो ये है A, L, M, N, O, P, B, C, D, E, F। अब यहाँ पे क्या है कि E को बात करनी है O से, तो he has to move through E, D, C। इसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? E से D जाना पड़ेगा, फिर C, फिर B, फिर A, फिर L, M, N, O। यानी कि E से पहले वो D से कहेगा, D C से कहेगा, C B से, B A से, A C से, फिर M से, फिर O N से, तब जाके वो O पे पहुंचेगा। And then O. If this chain is broken, then there are chances of communication gap in the organization। अगर ये चेन टूटेगी तो फिर यहाँ पे communication gap हो जाएगा। But sometimes following scalar chain becomes a long process। लेकिन कभी कभी ये long process हो जाती है, तो क्या है यहाँ पर gangplank यूज होता है। If some important information has to be passed, it gets delayed. So, in case of emergency and urgent information, Fayol permitted a shortcut in chain which is called gangplank। अब gangplank क्या है कि कोई emergency है और इतना टाइम है नहीं कि सबको ये इस चेन को फॉलो करके हम, इतना टाइम है नहीं कि उस मेंबर तक हम पूरी चेन को फॉलो करके जाएं। तो यहाँ पर फ्योल ने कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें ई डायरेक्ट ओ से बात करेगा, उसको हम कहेंगे गैंग प्लैंक। तो ये हमारा कब यूज़ होगा? इमरजेंसी में। अदरवाइज हमारा पूरा चेन बाय चेन प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बिना किसी भी की को स्किप किए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
ऑर्डर मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि ऑर्डर देना, यहाँ पर है राइट थिंग्स ऑन राइट प्लेस, यानी कि सही चीज़ सही जगह पर। फॉर एग्जाम्पल कोई टूल है या फिर कोई मटेरियल है, उसकी जगह पर ही रखे जाना ताकि किसी भी एम्प्लॉय को उसे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। या फिर कोई मैनेजर है, उसका कैबिन पता होना, उसका कैबिन होना प्रॉपर, और उसका हर एम्प्लॉय को पता होना कि हमारा ये मैनेजर या फिर ये हेड यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, चीज़ें सही जगह पर होती हैं, तो हमें वो आसानी से मिल जाती हैं, चाहे वो किसी से भी मिलना हो। जैसे कि एम्प्लॉयज़ मिलना चाहते हैं अपने हेड से, तो फिर वो जाके बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी से पूछे कि कहाँ पे मिलेगा, वो वहाँ पे जाकर उससे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम उसके सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करना, फेयर होना, इक्वल होना, ये होता है इक्विटी। एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर उनके साथ, यानी कि एम्प्लॉयज़ के साथ हम फेयरली और अच्छे से हम उनके साथ पेश आएंगे, तो फिर वो क्या है, अपना मैक्सिमम एफर्ट देंगे, उनको अच्छा फील होगा, उनको डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होगा और बहुत अच्छा फील होगा। तो वो क्या है, मोटिवेट होंगे और अपना मैक्सिमम देंगे, अपने मैक्सिमम एफर्ट्स वहाँ पर देंगे। इफ़ अ मैनेजर इज़ बाइज्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज़, अगर वो मैनेजर भेदभाव करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो फिर उससे क्या होगा कि वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे, उन्हें बुरा लगेगा, तो जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पर। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टेन्योर का मतलब है जॉब। टेन्योर मीन्स जॉब और पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये रहता है कि हमारी जॉब की सिक्योरिटी हमें दी जाए, कि हमारी स्टेबिलिटी है जॉब की या नहीं है, कि हमारी जॉब को स्टेबल किया जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि एम्प्लॉय की जो जॉब है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना उनकी जॉब के लिए, क्योंकि अगर वो सिक्योर होंगे तो वो फ्रीली होकर, टेंशन फ्री होकर अपना मन लगाकर वहाँ पर एफर्ट्स देंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि पहल करने की क्षमता। कई बार क्या होता है कि जो मिडिल एंड टॉप लेवल है ये आपस में डिसीजंस ले लेते हैं, प्लान बना लेते हैं और सबऑर्डिनेट लेवल को मौका नहीं देते हैं। तो यहाँ पर उन्हें मौका देना चाहिए, उनके भी सजेशंस लेने चाहिए। टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को उनके भी सजेशंस पूछने चाहिए, उनके क्या आइडियाज़ हैं, उससे उनमें मोटिवेशन आती है कि हमारी भी कोई अहमियत है। इनिशिएटिव रेफर्स टू चॉकिंग आउट ऑफ प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द सेम। Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in executing a plan. फ़योल ने यहाँ पर ये कहा है कि एम्प्लॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने सजेशंस दे सकें, अपने आइडियाज़ दे सकें। किसी भी प्लान को बनने से पहले, उसको एग्जीक्यूट होने से पहले हमें सबऑर्डिनेट लेवल पर जाकर उनके भी सजेशंस लेने चाहिए। उससे उनको अच्छा फील होगा, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़। वो अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ समझेंगे, अच्छा फील होगा उनको और वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉर्प्स, यहाँ पर क्या है कि एस्पिरेट द कॉर्प्स मीन्स यूनिटी इन स्ट्रेंथ। एस्पिरेट द कॉर्प मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, की एकता में बल है। क्या अगर सब मिलकर सारे एकजुट होकर किसी टारगेट को अचीव करेंगे तो फिर वो टारगेट हमें इजीली अचीव होगा, बजाय अगर एक ही आदमी उसको अचीव करने के लिए लगा रहे। तो यहाँ पे क्या है कि फ़योल एम्फेसाइज्ड ऑन द टीम वर्क। फ़योल किस पे जोर देते हैं, टीम वर्क पे। ही सजेस्टेड दैट एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिम एज अ पार्ट और मेंबर ऑफ टीम। जितने भी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको टीम का मेंबर समझना चाहिए अपने, और ट्राई टू अचीव द टीम गोल बिकॉज टीम कंट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज बेटर। और क्या करना है कि हमें जो टीम गोल है उसको अचीव करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टीम हमेशा बेटर वर्क करती है देन इंडिविजुअल। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉर्प्स। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स जो कि दिए थे फ़योल ने। ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये 14 प्रिंसिपल ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।